हेलो दोस्तों, होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है शंकी भारद्वाज और आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्ग्रुएंस के बारे में। ठीक है, और दिस इज द लास्ट टॉपिक। ये आपका अलजेब्रा का लास्ट टॉपिक है, जल्दी खत्म करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। कॉन्ग्रुएंस और उसके रिजल्ट्स आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 डे 1 में जो आपने देखा होगा सब कुछ यहाँ से निकल कर आया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स और उनके एग्जाम्पल्स बहुत बेहतरीन तरीके से, शानदार, लाजवाब, जबरदस्त तरीके से सीखने के लिए अभी लाइक का बटन दबा दीजिए। ठीक है, और कमेंट पहले ही कर दीजिए क्योंकि क्लास एक नंबर, मतलब मजा आ जाएगा ऐसी क्लास। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस, व्हाट इज कॉन्ग्रुएंस? कॉन्ग्रुएंस क्या है? देखो, कॉन्ग्रुएंस हमने बोला कि भाई n ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, पहली वाली कंडीशन इसमें ये है। n ग्रेटर देन 1 इज ए फिक्स्ड नेचुरल नंबर, कोई फिक्स्ड नेचुरल नंबर है, एंड a एंड b आर इंटीजर्स, a और b कोई भी इंटीजर्स है। तो a इज सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट टू b, a को b से कॉन्ग्रुएंट बोल दिया जाएगा। दो नंबर्स लिए हमने इंटीजर, उनमें से पहले वाले को दूसरे के कॉन्ग्रुएंट बोला जाएगा कब? कॉन्ग्रुएंट टू b मोडुलो n, कब? जब इस तरह से हम उसको लिखेंगे a कॉन्ग्रुएंट टू b मोडुलो n। इफ, कब? कंडीशन क्या है ये लिखने की? when n डिवाइड्स a माइनस b, जब n जो है वो a माइनस b को डिवाइड करता है, तभी आप ऐसा लिख सकते हो कि a कॉन्ग्रुएंट है b मोडुलो n के। ये वाले समझाते हैं एग्जाम्पल के साथ। देखिए और सुनो, सब बढ़िया हो, तैयारी बढ़िया चल रही है। देखिए, n को क्या बोला गया है? n इज नेम्ड एज मोडुलो ऑफ कॉन्ग्रुएंस। n को मोडुलो ऑफ कॉन्ग्रुएंस के नाम से जाना गया है। ठीक है, अच्छा देखो भाई, और सब बढ़िया यार। लाइव तो हो नहीं तो सोच रहा हूँ कैमरे से ही बातें कर लो। बढ़िया। देखिए तो 17 कॉन्ग्रुएंट टू 3, देखिए 17 कॉन्ग्रुएंट टू 3 मोडुलो 7, ये कब पॉसिबल है? व्हेन n, जिस ऊपर मैंने बोला था ना कि a कॉन्ग्रुएंट टू b, तब b मोडुलो n तब बोला जा सकता है जब ये जो n है मोडुलो वाला, जो ये n है मोडुलो वाला, ये डिवाइड करे, जो n है मोडुलो वाला ये डिवाइड करे इन दोनों के डिफरेंस को, मतलब n डिवाइड करना चाहिए a माइनस b को। तो देखो दोस्तों, अब बात ये हुई कि यहाँ पे कि मतलब 7 डिवाइड करेगा किसको? a माइनस b को, 17 माइनस 3 को, तो 7 डिवाइड करेगा 14 को। तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, तो क्या अगर n डिवाइड कर रहा है a माइनस b को, तो आप इस तरह से a कॉन्ग्रुएंट टू b मोडुलो n लिख सकते हैं। ठीक है, बोलो समझ आ रहा है? देखिए फिर मैंने क्या किया, a और b की इंटरचेंज कर दी पोजीशन। 3 कॉन्ग्रुएंट टू 17 मोडुलो 7, क्या ये बात ठीक है? तो हमें डेफिनेशन में यही कहा कि n डिवाइड्स a माइनस b, n डिवाइड्स a माइनस b। 3 में से 17 गए, कितना? -14। क्या 7 जो है -14 को डिवाइड करता है? तो क्वेश्चन क्या है? पूरा पूरा भाग करता है? तो आंसर कहोगे बिल्कुल भाग करता है। -2 और -2 एक इंटीजर है जहां से हमने a और b लिया है, तो कोई दिक्कत हमें नहीं। तो देखो a और b को जब हमने इंटरचेंज किया तब भी वो बात है। ठीक है, यहाँ पे 17 3 था, यहाँ 3 17 है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। आ गई समझ में? पहली इंपॉर्टेंट बात समझ में आ गई है। ठीक है, ओके। दूसरी इंपॉर्टेंट बात पे हम चलते हैं आगे। देखिए दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या कहती है? कॉन्ग्रुएंस इज ए बाइनरी रिलेशन। कॉन्ग्रुएंस भी एक रिलेशन है ऑन इंटीजर। तो जिसको किस तरह से डिफाइन किया जाता है कि a रिलेटेड टू b इफ एंड ओनली इफ a कॉन्ग्रुएंट टू b मोडुलो n। मतलब अगर a कॉन्ग्रुएंट है b मोडुलो n के, तो आप कहोगे a रिलेटेड टू b है। ये जो रिलेशन डिफाइन किया गया है कॉन्ग्रुएंस का, ये रिलेशन, देखो रिलेशन अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है ना। तो मैंने जैसे कल स्टेट्स का डिफाइन किया था या और एग्जांपल लिए थे, है ना। तो कहने का मतलब हर एक बार जो रिलेशन होता है, बाइनरी रिलेशन अलग अलग तरीके से लिया जाता है। तो यहाँ पर जो आप देखोगे कि रिलेशन जो ए और बी में डिफाइन करने का तरीका है वो ये है
कि भाई इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या है, इससे यहाँ पे जा सकते हो, इससे यहाँ पे जा सकते हो, कि अगर ए बी के कॉन्ग्रुएंट है, ए कॉन्ग्रुएंट है बी मॉडुलो एन के, तो ए और बी आपस में रिलेटेड होंगे। इसका मतलब क्या है मेरे दोस्त, समझ लीजिए। देखिए मैं अब ये पूछने लग जाऊं कि भाई बताओ कि 7 और 10, 10 और 7, जैसा भी आप मानो, ऐसे मान लो कि 10 एंड 7, आपको मैं आपसे ये पूछने लग जाऊं कि 10 और 7 आपस में रिलेटेड है या नहीं है, ठीक है। तो फॉर सम एन भी वो वैल्यू देगा, ठीक है। तो भाई अब ये मान लो कि मॉडुलो 3, ठीक है। तो मैं ये रिलेशन लगाता हूं, पहले तो ए बोले तो 10 कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो बी 7 और मॉडुलो 3। तो मुझे ये देखना है कि भाई अंडर मॉडुलो 3 जो है वो 10 और 7 जो है क्या वो आपस में रिलेटेड है। तो आप कहोगे क्या 3 इन 10 माइनस 7 को डिवाइड करता है, क्या 3 10 माइनस 7 बोले तो 3, क्या 3 3 को डिवाइड करता है, तो आंसर है हाँ जी करता है, ठीक है। तो 3 डिवाइड 3, ठीक है, पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0, तो डिवाइड करता है। इसका मतलब 10 रिलेटेड है 7 से, 7 रिलेटेड है 10 से, ठीक है। इस तरह का जो रिलेशन डिफाइन किया जाता है नेचुरल नंबर में, वो एक जो रिलेशन होता है, वो रिलेशन कैसा होता है, वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। मतलब वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, वो सिमेट्रिक भी होगा, वो ट्रांजिटिव भी होगा। जो रिलेशन मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है कि ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन, ये जो रिलेशन है वो इंटीजर्स के लिए बिल्कुल एक बाइनरी रिलेशन है और ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। मतलब आप इसमें रिफ्लेक्सिव ढूंढोगे, सिमेट्रिक ढूंढोगे, ट्रांजिटिव ढूंढोगे, तो सारी चीजें जो हम पहले पढ़ चुके हैं डे 28 से 33 में भी पढ़ चुके हैं और पहले इससे पहले वाली क्लास में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो भाई ये चीजें तीनों में सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। कैसे होता है रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव कैसे होता है, सिमेट्रिक कैसे होता है, वो वाली चीजें हम इससे पहली क्लास में भी सीख चुके हैं और पहले भी सीख चुके हैं, ठीक है। तो याद रखना भाई ये जो रिलेशन है वो एक कॉन्ग्रुएंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अब इक्विवेलेंस रिलेशन है तो कल वाली क्लास में हमने एक और चीज पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी मेरे दोस्त? इक्विवेलेंस क्लासेस। क्या पढ़ी थी? इक्विवेलेंस क्लासेस। एक दो दोस्त की कमेंट थी कि एक दो एग्जांपल और दीजिए, वो मैंने देखी थी, तो वो आज की क्लास में फॉलो अप हो जाएगी, ठीक है। देखो जैसे इक्विवेलेंस रिलेशन की इक्विवेलेंस क्लासेस होती हैं। अब जैसे ये कॉन्ग्रुएंस है, ये भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो इसकी भी इक्विवेलेंस क्लासेस होंगी और उन्हीं इक्विवेलेंस क्लासेस को बोल दिया गया है, क्या नाम दिया गया है मेरे दोस्त? कॉन्ग्रुएंस क्लासेस। कॉन्ग्रुएंस क्लासेस जैसे इक्विवेलेंस रिलेशन की इक्विवेलेंस क्लासेस होती है, बिल्कुल एग्जैक्ट इस बाइनरी रिलेशन की जो इक्विवेलेंस क्लासेस होती है, उन्हीं का नाम, इक्विवेलेंस क्लासेस का नाम ही हमने रख दिया है कॉन्ग्रुएंस क्लासेस, कॉन्ग्रुएंस के केस, ठीक है। ओके, तो द इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ कॉन्ग्रुएंस मोड एन आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस क्लासेस। अब ये कॉन्ग्रुएंस क्लासेस होती क्या है? द कॉन्ग्रुएंस क्लासेस ऑफ मोड एन व्हाट क्या होती है? ये होती है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स टू विच ए इज कॉन्ग्रुएंट मोडुलो एन। मतलब उन एलिमेंट्स, उन इंटीजर्स का सेट है जो जिनसे ए कॉन्ग्रुएंट है मोडुलो एन के अंडर, ठीक है। मतलब ये है मेरे दोस्त, समझोगे बहुत बेहतरीन तरीके से। जैसे ए मान लिया कोई भी मैंने इंटीजर, ठीक है, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोडुलो एन, तो वो ये कह रहा है कि यहाँ पे कि वो एलिमेंट्स का कलेक्शन, सेट ऑफ इंटीजर्स का कलेक्शन जिससे ए मोडुलो एन के अंडर कॉन्ग्रुएंट है यहाँ पे। मतलब अब ये मान लो कि अब जैसे एग्जांपल मान के चलते हैं, 10 और 7 का मैंने एग्जांपल लिया था कि भाई 10 और 7 जो है ना मोडुलो 3 के अंडर क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि भाई क्या 10 और 3 भी मोडुलो 10 और 4 भी मोडुलो 3 के अंडर भाई कॉन्ग्रुएंस होंगे? तो देखो 3 जो है इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करता है,
तो आप कहोगे हाँ सर ये इसका मतलब 10 जो है वो 4 के भी कॉन्ग्रुएंट है, 10 जो है वो 7 के भी कॉन्ग्रुएंट है। तो हमें वही उन्हीं एलिमेंट्स का कलेक्शन लेना है जो जिससे हमारी जो ए है, जो हमने इंटीजर लिया है, वो कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो समझ पा रहे हो डेफिनेशन को कि कॉन्ग्रुएंस क्लासेस ऑफ मॉडुलो एन के अंदर मॉडुलो एन फिक्स कर दिया गया। ठीक है, जिस ए की हमें निकालनी है वो ए इंटीजर फिक्स कर दिया गया। ठीक है, ए फिक्स कर दिया गया, मॉडुलो एन फिक्स कर दिया गया। अब यहाँ जो जो नंबर चेंज हो सकते हैं उन 7 को 4 को और भी कोई ऐसा नंबर मिल जाएगा, जैसे 10 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 3, ये भी उस सेट के अंदर आ जाएगा, क्योंकि 3 जो है वो 10 - 1 बोले तो 9 को डिवाइड करता है पूरा। ठीक है, तो इसकी कॉन्ग्रुएंस क्लासेस कौन कौन सी हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंस क्लासेस में 7 4 1 इस तरह से आ जाएंगे। ठीक है, ये सेट बन जाएगा पूरे एलिमेंट्स का। ओके, देखो आप ना पिछली क्लास से रिलेट कर सकते हो, जो हमने पढ़ा था, हमने पढ़ा था इक्विवेलेंस रिलेशन, और वो इसी तरह से हमने डिफाइन किया था। ए बार से हमने डिफाइन किया था, और ए बार में हमने कौन से एलिमेंट लिए थे? रिलेशन में से वो एलिमेंट लिए थे जो इस ए के साथ इक्विवेलेंस रिलेशन में थे, जो ए के साथ इक्विवेलेंस रिलेशन में थे। ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन था जो ए के साथ इक्विवेलेंस रिलेशन में थे। तो वैसा ही यहाँ पे भी लिखा जाता है, ए बार से ही मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ कॉन्ग्रुएंस क्लासेस को, कि ऐसे इंटीजर्स में से, डेफिनेशन में बोला है उसने कि इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ठीक है, तो इंटीजर्स में से जेड, अब वहां था आर में से लिया जाता था। ठीक है, वहां किस में से लिया जाता था? आर में से लिया जाता था। यहाँ किस में से लिया जा रहा है? इंटीजर्स में से लिया जा रहा है, कि इंटीजर्स में से ऐसे भी लेने हैं जो ए के कॉन्ग्रुएंट है। अब जैसे मान लो कि मैंने एक सेट दे दिया आपको कि भाई 1 से लेकर 10 तक की गिनती है। ठीक है, तो मुझे ऐसे नंबर्स निकालने हैं इनमें से जो 10 के 10 मॉडुलो 3 के कॉन्ग्रुएंट हो। तो आप ऐसे निकाल लो कि 1 है। ठीक है, क्या 2 होगा? तो आप यहाँ 2 रखोगे, तो 10 में से 2 8, 8 3 को डिवाइड नहीं करता। आप 3 रखोगे, 10 में से 3 गया 7, मतलब वो भी डिवाइड नहीं करता। अब 4 रखोगे, 10 में से 4 गया 6, तो वो डिवाइड करता है, तो इसका मतलब 4 है, इसकी क्लास में आ जाएगा। 5 रखोगे, 10 में से 5 गए 5, 5 3 5 को डिवाइड नहीं करता। 6 रखोगे तो 10 में से 6 गया 4, तो भी डिवाइड नहीं करता। 7 रखोगे तो रिमाइंडर डिफरेंस 3 आएगा, 3 को 3 डिवाइड करता है। 8 रखोगे तो 2 आएगा नहीं। 9 रखोगे तो 10 में से 9 गया 1 आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, हमें उन एलिमेंट्स का कलेक्शन लेना है मेरे दोस्त, उन जो जिससे भी कॉन्ग्रुएंट है। जैसे यहाँ पर 7 4 और 1 3 ऐसे एलिमेंट मुझे मिल गए थे जो जिनके एक कॉन्ग्रुएंट है अंडर मॉडुलो एन। ठीक है मेरे दोस्त, आई बात समझ में? ठीक है, तो इसी तरह से ये चीजें लिखी गई हैं कि भाई ए बार में कौन से बी आ जाएंगे। देखो यहाँ पे भी ऐसे ही लिखा गया था कि भाई ऐसे आर में से ऐसे एक्स लेने हैं जो एक्स ए के कॉन्ग्रुएंस में हो। अब वहां सॉरी इक्विवेलेंस रिलेशन में हो। अब वहां तो इक्विवेलेंस रिलेशन की बात होती थी, यहाँ है कॉन्ग्रुएंस रिलेशन की। और कॉन्ग्रुएंस रिलेशन किस तरह से डिफाइन है? वहां रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन था और वो इस तरह से डिफाइन होता था। यहाँ कॉन्ग्रुएंस रिलेशन है, वो इस तरह से डिफाइन होता है, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन। ठीक है, तो या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो? ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉडुलो एन को ऐसे भी लिख सकते हो, बी कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडुलो एन। ऐसा क्यों है कि आप कैसे ए और बी को बदल देते हो और कोई भी फर्क है नहीं पड़ता। वैसे तो मैंने ऊपर समझा दिया था ऐसा क्यों है, बट फिर भी आप ये समझ सकते हो कि क्योंकि ये एक बाइनरी रिलेशन है, क्योंकि ये जो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, और इक्विवेलेंस रिलेशन है तो वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। और सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी होती है ए रिलेटेड टू बी है तो बी रिलेटेड टू बी ए होगा। ठीक है, इसलिए हम ए की जगह बी, बी की जगह ए लिख पा रहे हैं। ठीक है, ड्यू टू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। अब मैं आपको बताऊंगा मोस्ट इंपोर्टेंट आपके कॉन्ग्रुएंस के ऊपर बेस्ड रिजल्ट्स के बारे में, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, और डे 1 के अंदर आपने इन्हीं को लगते हुए देखा होगा। देखिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन कॉन्ग्रुएंस। पहला क्या है? देखिए पहला रिजल्ट ये कहता है कि ए
ए बी और एन, ए बी और एन आर इंटीजर्स, ये सारे इंटीजर्स हैं और एन की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है, देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। तो ये सारी स्टेटमेंट ट्रू होंगी, मतलब कि एन डिवाइड्स ए माइनस बी करेगा। देखो जैसे ही ऐसा कोई रिजल्ट आया, जैसे मैंने वो जो कंडीशन थी कॉन्ग्रुएंस की, वो सबसे पहले मैंने क्या लिखी थी, वो इस तरह से लिखी थी कि ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोडुलो एन इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ एन डिवाइड्स ए माइनस बी के। जब एन ए माइनस बी को डिवाइड करेगा तब आप ऐसे लिख सकते हो कि ए कॉन्ग्रुएंट है बी मोडुलो एन के, बी मोडुलो एन के, ठीक है, बी मोडुलो एन के, ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। अब जैसे कि हाँ, तो कहने का मतलब ये मान लो कि ये वाली कंडीशन हो गई, अब ये वाली कंडीशन होगी तो ये भी प्रूव हो गया, ठीक है, क्योंकि इसी से इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन थी कि अगर एन ए माइनस बी को डिवाइड करता है तो वो उसको कॉन्ग्रुएंस होगा। अच्छा ये बताओ, अब मान लो कि मैंने ऐसा एग्जांपल ले लिया कि 10 और 8, ठीक है, और मोडुलो 3 के अंडर की ही बात चल रही है, मोडुलो 3 के अंडर की बात चल रही है। तो आप देखोगे जो 3 है वो 10 में से 8 2 को डिवाइड नहीं करता, तो इसका मतलब क्या है कि 10 8 के कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसा एग्जांपल लो जो करता हो, जैसे 10 और 7, तो 10 और 7 का डिफरेंस कितना, 3। अब 3 3 को डिवाइड करता है, 3 3 को डिवाइड करता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो मैं वही आपको बता रहा हूँ कि अगर एन ए माइनस बी को डिवाइड करता है तो इसका मतलब क्या होगा, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोडुलो एन होगा। ये डेफिनेशन थी हमारी कॉन्ग्रुएंस की, ठीक है। अब क्या बात हो गई, अब एक नई प्रॉपर्टी और ऐड हो गई है कि ए बिलोंग करेगा बी बार में और बी बिलोंग करेगा ए बार में। इसको समझेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, मैं आपको समझाऊंगा। इक्विवेलेंस क्लासेस जैसे हम निकालते थे वैसे ही कॉन्ग्रुएंस क्लासेस मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। देखिए इसने कहा है कि अगर ए बिलोंग करेगा बी बार में, बी की कॉन्ग्रुएंस क्लासेस में, और बी बिलोंग करेगा ए की कॉन्ग्रुएंस क्लासेस में, और दोनों की जो कॉन्ग्रुएंस क्लासेस होंगी वो बराबर होंगी। ये सारी स्टेटमेंट जो है वो इक्विवेलेंट है। देखो कहने का मतलब अगर ये इसके बराबर है तो आप ये कह सकते हो, ठीक है, ये इसके बराबर है तो आप ये कह सकते हो। इस तरह की चीजें हैं, ये सारे इक्विवेलेंट मानी गई है, ठीक है। चलो करके देखते हैं, खेल खेल के देखते हैं कि क्या ही चीज है ये, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज को मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके। बरसात का मौसम है, नहीं है, बरसात बहुत अच्छी आई थी बट अब उतनी ही गर्मी बन गई है। कल तो बरसात में मजा आ गया, मतलब एकदम दिल खुश हो गया। देखिए मैं जानना चाहता हूँ ए कॉन्ग्रुएंस, ठीक है, ए कॉन्ग्रुएंस निकालना चाहता हूँ, ठीक है, ए की कॉन्ग्रुएंस क्लास निकालना चाहता हूँ। जैसे आप इक्विवेलेंस क्लास निकालते हो तो इसमें कौन कौन आएंगे कि बी इंटीजर्स में से, ए बी और एन हमने क्या लिया था, इंटीजर्स लिया था, तो इंटीजर्स में से वो बी लेने हैं, ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं जो ए के कॉन्ग्रुएंट हो अंडर मोडुलो एन, ठीक है। अब कौन सा ये बताएगा वो कि ए क्या है और एन क्या है, ये दो बताएगा, तभी तो वो आप बी निकाल पाओगे मेरे दोस्त। तभी आप बी बार बार पुट करके देखोगे, हाँ ये सेट कर रहा है, सेटिस्फाई या नहीं कर रहा है बी, तो आप जो जो सेटिस्फाई करता जाएगा आप उन एलिमेंट्स को निकालते जाओगे और यहाँ लिखते जाओगे, ठीक है। ऐसे ही हम करते हैं, देखिए जरा एक। अब एग्जाम्पल के लिए मैंने ये मान लिया कि एन की वैल्यू है मेरे दोस्त 5 और ए की वैल्यू है मेरे दोस्त 8, ठीक है, ये दोनों चीज फिक्स कर दी, तभी तो मैं वो बी एलिमेंट निकाल पाऊंगा, ठीक है। ये दोनों फिक्स कर दी, ठीक है। तो मुझे निकालनी है 8 की कॉन्ग्रुएंस क्लास, 8 की इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है। तो 8 की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है तो ऐसे भी लेने हैं इंटीजर्स में से, इंटीजर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, पर ऐसे इंटीजर लेने हैं जो 8 कॉन्ग्रुएंट टू बी अंडर मोडुलो 5, मतलब ऐसे भी लेने हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। बोले तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि 5 डिवाइड करेगा 8 माइनस बी के,
तभी तो ये चीज लिखी जा सकती है। इफ एंड ओनली इफ ही कंडीशन थी कि जब अगर 5 8 माइनस बी को डिवाइड करेगा तभी आप कह सकते हो कि 8 कॉन्ग्रुएंट है बी की, ठीक है, ओके, बी कॉन्ग्रुएंट है 8 की, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो हमें ऐसे ही एग्जांपल चाहिए। तो लेट्स सपोज कि जैसे मैं बी की जगह अगर मैं मान लो 3 रख दूं, ठीक है, अगर मैं बी की जगह 3 रख दूं, देखो भाई ये सेटिस्फाई कराना है, ठीक है, ये वाले बी की जगह मान लो मैंने 3 रखा तो 5 5 8 माइनस बी बोले तो 8 माइनस 3 बटे मतलब 8 माइनस 3 बोले तो 5 5 डिवाइड्स 5, ठीक है, 5 डिवाइड्स 5। तो इसका मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई हुई। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि भाई 8 कॉन्ग्रुएंट टू 3 मोडुलो 5, आप इस तरह से इस चीज को लिख सकते हो, ठीक है, ओके। तो कहने का मतलब हमें एक भी मिल गया है जो जिससे 8 कॉन्ग्रुएंट है और वो बी कौन है, बी इज इक्वल टू 3 है। अब और कोई बी ढूंढते हैं, अब इंटीजर्स में से कुछ भी ले सकते हैं। अब मैंने बी की वैल्यू ली -2। अब देखिए तो वही बात है कि भाई वो 8 बी के कॉन्ग्रुएंट कब होगा, जब 5 उनके दोनों के डिफरेंस को डिवाइड कर देगा। तो 5 डिवाइड करेगा 8 माइनस बी, माइनस माइनस प्लस, 8 और 2 10। तो क्या 5 10 को डिवाइड करता है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल करता है। इसका मतलब जो 8 है वो -2 के भी कॉन्ग्रुएंट है। तो मतलब ये कलेक्शन ही तो चल रहा है। 8 बार के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे मेरे दोस्त, 8 बार के अंदर एक 3 आ गया, एक -2 आ गया, मतलब ऐसे ही एलिमेंट लेने हैं जो 8 के कॉन्ग्रुएंट हो। 3 भी कॉन्ग्रुएंट है, हमने प्रूव करके देख लिया, -2 भी कॉन्ग्रुएंट है। ऐसे ही एग्जाम्पल हमें चाहिए, ठीक है, जो तो इसकी क्लास में आ जाएंगे 8 बार की क्लास में, ठीक है। 8 बार निकाल लिया मैंने, ओके। अब आगे देखते हैं, अब -2 बार निकाल के भी देख लेते हैं, ठीक है, -2 बार। देखो -2 की कॉन्ग्रुएंस क्लास या इक्विवेलेंस क्लास निकाल के देख लेते हैं। और वो इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे इंटीजर्स में से ऐसे बी का कलेक्शन करना है जिनसे -2 कॉन्ग्रुएंस हो अंडर मोडुलो 5। इसमें हमने फिक्स कर लिया है वही वाली चीज कि ए की वैल्यू -2 है और एन की वैल्यू 5 है। तो ऐसे बी का कलेक्शन कर लीजिए, ऐसे बीज का कलेक्शन कर लीजिए जिससे ए कॉन्ग्रुएंट हो अंडर मोडुलो एन की, ठीक है। तो देखो भाई इसका मतलब क्या है मेरे दोस्त के जो 5 है वो डिवाइड करेगा इन दोनों के डिफरेंस को, -2 माइनस बी को। जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा इसका मतलब इस तरह से लिखा जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं मेरे दोस्त, जैसे मैंने लिया कि एग्जाम्पल ले लिया b इक्वल टू 8। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर b की जगह 8 रखूँ तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो 5 -2 8 रख दिया b की जगह, तो -2 -8 तो -10 हो गया। अब -10 का बोले तो कितना, क्या 5 -10 को डिवाइड करता है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल करता है, -2 आता है, पूरा पूरा भाग हो जाता है इंटीजर्स में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 8 बिलोंग्स टू -2 का इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है। तो इसी क्लास में 8 बिलोंग करता है। देखो आपने ऊपर पढ़ी थी 8 की कॉन्ग्रुएंस क्लास, तो 8 की कॉन्ग्रुएंस क्लास में जो एलिमेंट आए थे हमारे, क्या उनमें आप एक बार देखोगे तो मैंने 2 एलिमेंट्स के लिए लिखा था, 3 और -2 के लिए, ठीक है। मतलब 8 की कॉन्ग्रुएंस क्लास में मैंने 2 एलिमेंट्स ढूंढे थे, 3 और -2, और -2 की क्लास में मैंने एक एलिमेंट ढूंढा है 8। तो आपको क्या देखने को मिला कि 8 की कॉन्ग्रुएंस में कौन था, -2, और -2 की कॉन्ग्रुएंस क्लास में कौन है, 8। तो यही तो मैं कह रहा था कि ए बिलोंग करेगा बी की कॉन्ग्रुएंस क्लास में और बी बिलोंग करेगा ए की कॉन्ग्रुएंस क्लास में। यही ऊपर की दी गई 2 स्टेटमेंट्स थी मेरे दोस्त। बोलो भाई समझ में आया या नहीं आया, क्लियर हो रहा है पॉइंट या नहीं हो रहा है। अगर आपका जो मैं समझा रहा हूँ उसको आप समझ पा रहे हैं तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। वो चीज़ अच्छी लगती है और थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता है, अच्छा भी लगता है कि हाँ भाई जिनके लिए मेहनत कर रहे हैं यहाँ खड़े हैं तो वो अप्रिशिएट करते हैं। जब आप अप्रिशिएट करते हो तो और मन लगता है, फिर आलस्य को छोड़ने का मन करता है।
वरना सच बताऊं मुझे बहुत भयंकर वाली नींद आ रही थी। ठीक है, ड्यूटी से पे आने के बाद ड्यूटी स्टार्ट हो चुकी है, जॉब स्टार्ट हो चुकी है, और थकान कर देने वाला पूरा दिन, सुबह 9 बजे से 7 बजे तक ड्यूटी करने के बाद ऐसा मन था कि चलो यार अब तो खा पी के बस लेट ही जाओ, बट फिर भी ऐसा मन करता है कि नहीं, वो बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो डिपेंड करते हैं इन क्लासेस के ऊपर, जिनको बहुत सख्त आवश्यकता है, उन्हीं चेहरों के लिए जिनके लिए जरूरी है। मैं अब सोचता हूँ कि यार अब मैं जो तपस्या कर रहा हूँ ये मेरे लिए सच बताऊँ एक तपस्या ही है, क्योंकि आलस्य को त्यागना, यार हम कोई संत पुरुष या महर्षि नहीं है। ठीक है, तो हम इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है, नींद आ रही है, निंद्रा खत्म नहीं हो सकती, तो उसको हटाना बिना किसी स्वार्थ के, मुझे आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तो अप्रिसिएशन या लाइक कमेंट तो बनता ही है, तो किया कीजिए। ठीक है, और सिलेक्शन होना चाहिए, मैं बस वो सिलेक्शन देखना चाहता हूँ। जिस दिन आपका सिलेक्शन हो, आप गर्व से ये कहो कि हम शैंकी सर से पढ़े, बस मैं उस दिन के लिए आपके मुंह से सुनने के लिए मैं यहाँ पे अपने आलस्य को त्याग के खड़ा हूँ कि भाई जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा उस दिन आप जरूर ये बोलोगे कि हाँ हमने शैंकी सर की, चाहे मैंने 1 चैप्टर पढ़ा हो या 2 चैप्टर पढ़ा हो, चाहे आपने सारे पढ़े हो, तो आपको उससे बेनिफिट मिला, और आपके सिलेक्शन में मैं आपका एक छोटा सा पार्ट आपकी जर्नी में बन पाया, उस छोटे से पार्ट के लिए मैं यहाँ पे मेहनत कर। ठीक है, थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट। देखिए समझ में आ गई भाई? ओके, तो मैं अब जैसे आपको मैंने कहा कि ए बिलोंग करेगा बी के कांग्रेस क्लास में और बी बिलोंग करेगा ए की कांग्रेस क्लास में, हमने ऊपर प्रूव भी कर दिया। और ये भी याद रखिएगा कि 8 की कांग्रेस क्लास -2 की कांग्रेस क्लास के बराबर होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो 8 की कांग्रेस क्लास में एक और एलिमेंट आया था, कितना आया था मेरे भाई बोलो? 3 आया था ना? कितना आया था? 3 आया था। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें भी होगा क्या वो -2 वाली में? तो लेट्स चेक। ठीक है, तो b की वैल्यू 3 पे चेक कर लेते हैं कि -2 कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 5, क्या ये इसकी कांग्रेस क्लास में है? तो देख लेते हैं कि 5 डिवाइड करेगा a - b, मतलब -2 - 3 को, मतलब 5 डिवाइड कर रहा है -5 को, इसका मतलब 3 -2 की कांग्रुएंस क्लास में है। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि 8 की कांग्रुएंस क्लास में भी 3 और -2 थे, और -2 की कांग्रुएंस क्लास में 3 और 8, सॉरी 3 और 8 है, इस तरह से। ठीक है, आपस में बराबर होंगे और इनकी कांग्रुएंस क्लास भी बराबर। ओके, चलो भाई आगे चलें मेरे दोस्त। ठीक है, फॉर एनी इंटीजर a b n, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, कि अगर a b के कांग्रुएंस है तो इसका मतलब a की कांग्रुएंस क्लास और b की कांग्रुएंस क्लास आपस में बराबर होगी। ठीक है, ये बात हम सीख चुके हैं, ऊपर प्रूव भी कर चुके हैं। ठीक है, ये इफ एंड ओनली इफ है, कहने का मतलब अगर 2 एलिमेंट्स, 2 इंटीजर्स की कांग्रुएंस क्लासेस, इक्विवेलेंस क्लासेस बराबर है, तो इसका मतलब वो दोनों आपस में कांग्रुएंसी में होंगे, a कांग्रुएंस टू b मोडुलो n में होगा। ठीक है, अब दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट देख लेते हैं। ये क्या कहता है कि a इंटू सी कांग्रुएंस टू b इंटू सी मोडुलो n एंड जीसीडी ऑफ c एंड n इज इक्वल टू 1, देन a कांग्रुएंस टू b मोडुलो n। देखिए वो ये कहता है कि अगर a को किसी दूसरे इंटीजर c से मल्टीप्लाई किया जाए और b को भी किसी दूसरे c इंटीजर से मल्टीप्लाई किया जाए अंडर मोडुलो n, तो और उन जो c है उसका और n का, दोनों का जो जीसीडी है वो 1 होना चाहिए। तो आप ये कह सकते हो कि a कांग्रुएंस होगी b के, a कांग्रुएंस होगी b अंडर मोडुलो n के। देखो भाई, देख लेते हैं एक बार, एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। अपने हाथ में एग्जाम्पल है, जितने चाहो एग्जाम्पल मिलेंगे। देखिए मैंने एग्जाम्पल लिया कि 28 बराबर है 28 कांग्रुएंस टू 10 मोडुलो 3, 28 कांग्रुएंट टू 10 मोडुलो 3। ठीक है, तो क्या मैं 28 को ये लिख सकता हूँ 14 गुना 2? तो आप कहोगे सर 28 को 14 गुना 2 आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 गुना 2। तो अब यही क्यों करे भाई 2? क्योंकि मुझे दोनों में, a में और b में
दोनों में सेम सी चाहिए, इसलिए मैंने 2 के फैक्टर में दोनों को बनाया। ठीक है, तो 14 गुना 2 और 5 गुना 2 अंडर मोडुलो 3। अच्छा, फिर दूसरी कंडीशन क्या थी कि सी और एन का जो जीसीडी था वो 1 था। अब सी देखो कौन है 2 और एन देखो कौन है 3, तो क्या 2 और 3 का जो जीसीडी है क्या वो 1 है? तो आप कहोगे सर बिल्कुल 2 और 3 का जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कितना है? 1 है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो इसका मतलब ये है मेरे दोस्त कि जो ए और बी है वो कॉन्ग्रुएंस है, मतलब 14 कॉन्ग्रुएंस है 5 के अंडर मोडुलो, तो ये सेम रहेगा। तो 28/10 को आपने 14/5 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब इसका मतलब और क्या मैं कह सकता हूं, वी कैन ओनली डिवाइड ए कॉन्ग्रुएंस, मतलब इस कॉन्ग्रुएंस को मैंने 2 से डिवाइड करके ये लिख दिया। 28 को 2 से डिवाइड किया 14, 10 को 2 से डिवाइड किया 5, तो ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। कब? मैं किस एलिमेंट से डिवाइड कर सकता हूं? क्या मैं सबसे डिवाइड कर सकता हूं, मतलब 7 से भी डिवाइड कर सकता हूं क्या? वी कैन ओनली डिवाइड ए कॉन्ग्रुएंस बाय एन इंटीजर विच इज रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम टू द मोडुलो, मतलब जो 3 के साथ को प्राइम होगा उसी से आप कॉन्ग्रुएंस को डिवाइड कर सकते हो, और जो आएगा वो भी एक कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन होगी। मतलब अगर आप कहो 2 से डिवाइड कर दे तो मैं कह दूंगा कर दो, क्योंकि 2 और 3 का जीसीडी 1 है, 2 और 3 आपस में को प्राइम है। ठीक है, आप कहो सर 3 और 4 कर दे, मैं कह दूंगा कर लो, 3 और 5 कर लो, 3 और, अब मैं कहूँगी 6 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो 6 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि वो 3 से को प्राइम नहीं है। 6 से आप इस इक्वेशन को डिवाइड नहीं कर पाओगे मेरे दोस्त। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट था हमारा ये। ठीक है, कोई भी रिजल्ट अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप बेहिचक बस कमेंट कीजिए और मैं अगली क्लास में आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट क्लास से हम पढ़ेंगे कौन सा, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से मैथमेटिकल मॉडलिंग। ठीक है, बहुत दोस्तों की मैंने टेलीग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी डाला था, सबसे ज्यादा वोट आए हैं। और भी करेंगे, पहले वो खत्म करेंगे। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत बड़ा पार्ट है, ये दोनों हो जाएंगे तो ऑलमोस्ट आपकी सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, अब जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में है, उसका अगर बेसिक कोई क्वेश्चन आया वो मैंने करा रखा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन करा रखी है 11th-12th की। ठीक है, अब मॉडलिंग करा देंगे, तो लगभग 80% इनका मैथमेटिकल मॉडलिंग, 70% तो इनमें है। 2 से 2.5 यूनिट तो है डिफरेंशियल इक्वेशन में और एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में भी है, तो बहुत कुछ है, टाइम लगेगा करने में पर बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। ठीक है, देखो भाई तीसरा क्या कहता है इंपॉर्टेंट रिजल्ट, तीसरा ये कहता है कि अगर ए एक्स के कॉन्ग्रुएंस है, ए कॉन्ग्रुएंस टू एक्स अंडर मोडुलो एन और बी कॉन्ग्रुएंस टू वाई अंडर मोडुलो एन, तो वो क्या कहता है कि ए प्लस बी कॉन्ग्रुएंस होगा एक्स प्लस वाई के उसी अंडर मोडुलो एन, और ए इंटू बी कॉन्ग्रुएंस होगा एक्स इंटू वाई के अंडर वही मोडुलो एन। एग्जाम्पल समझ लेते हैं मेरे दोस्त। देखिए, उसने कहा कि भाई 10 4 के कॉन्ग्रुएंस है या नहीं है, बताओ क्या 10 - 4 6 को डिवाइड करता है? तो आप कहोगे हाँ है सर। तो 10 4 के कॉन्ग्रुएंस है। फिर वो कहता है कि 12 6 के कॉन्ग्रुएंस है, तो बताओ क्या है? तो क्या 12 में से 6 गया 6, तो आप कहोगे हाँ है, ये भी कॉन्ग्रुएंस है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई, दोनों कॉन्ग्रुएंस है। तो रिजल्ट क्या आया कि a प्लस बी कॉन्ग्रुएंट होगा x प्लस वाई के। तो इन a प्लस बी, ठीक है, इन दोनों को जोड़ दो, 10 और 12 22, कॉन्ग्रुएंस होगा 6 और 4 10, मोडुलो 2 के, मोडुलो सेम होना चाहिए। तो बताओ, ये रिजल्ट ने कहा, प्रूव करके देख लेते हैं। क्या 2 डिवाइड करता है 22 - 10 को? तो आप कहोगे सर डिवाइड करता है, तो इसका मतलब ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, दूसरा रिजल्ट कहता है लेफ्ट, मतलब इसमें पहला रिजल्ट क्या था, लेफ्ट वाले जोड़ लो, राइट वाले जोड़ लो, मोडुलो सेम रख लो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा रिजल्ट कहता है लेफ्ट वाले मल्टीप्लाई कर लो, राइट वाले मल्टीप्लाई कर लो, और कोई बात नहीं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो 10 × 12 120, 4 × 6 24। तो क्या 2 डिवाइड करता है 96 को? तो आप कहोगे सर बिल्कुल करता है।
तो यही बात होगी। तो ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट था, इसका यूज कर रखा है। प्रैक्टिस मैंने आपके एग्जाम के लिए करा रखी है डे 1 के अंदर, नंबर थ्योरी में, है ना। नेक्स्ट वन देखो, एन इंटीजर इज कॉन्ग्रुएंट टू मोडुलो एन। कोई इंटीजर है वो मोडुलो एन के कॉन्ग्रुएंट टू बोला जाएगा टू इट्स रिमाइंडर अपॉन डिवीजन बाय एन। इसका मतलब क्या है मेरे दोस्त, समझिए। देखिए कि ए जो है वो मान लो किसी इंटीजर के कॉन्ग्रुएंट था, तो ये रिजल्ट ये कहना चाहता है जो ए होता है वो उस जो भी रिमाइंडर बचता है डिवाइड करने के बाद, जो भी ए एन को जो भी मॉडुलो दे रखा है उसको डिवाइड करे, तो जो भी रिमाइंडर बचेगा उसके कॉन्ग्रुएंस होगा। ये रिजल्ट ये कहता है, ठीक है। और इसको तो आपस में बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझिए एक बार, ठीक है। जैसे कि ये है मेरे दोस्त कि 5 डिवाइड करता है 8 को, बोलो करता है या नहीं करता, तो आप कहोगे नहीं सर रिमाइंडर आ गया 3। 5 अगर 8 को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3। तो ये रिजल्ट क्या कहता है कि ए जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा रिमाइंडर के, ठीक है। ए जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा यहाँ पर। अब ए मान लीजिए कौन, जो कि 5, ए मान लीजिए 5 और रिमाइंडर मान लीजिए कितना, 3। रिमाइंडर कितना आया, 3, और मोडुलो एन, मोडुलो 8। ये बात समझ। तो क्या ये बात सही है? इस बात को मैंने ऐसे लिखा है, क्या ये बात सही है कि जो 5 कॉन्ग्रुएंस है 3 के, 3 क्या आया था, रिमाइंडर आया था जब 5 ने 8 को डिवाइड किया था। तो 5 और 3 2, क्या 8 2 को डिवाइड करता है? तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे आप देखोगे कि अगर हम 3 और 8 करते हैं, इसी को हमने करना क्या है, हमने उल्टा ले लिया 8 और 3, ठीक है। हमें इस तरह से लेना था कि 5 डिवाइड्स करता है 8 को, तो हम क्या करते हैं कि इसमें हम क्या लिख सकते हैं, रिमाइंडर आर जो होगा वो ए है 8, ए की वैल्यू 8 लेनी थी, ठीक है। तो ए मोडुलो 5 के अंडर, ये वाली बात है, क्योंकि एन डिवाइड्स करता है ना मोडुलो, वहां पे मैंने गलती से एन की वैल्यू 8, मोडुलो की वैल्यू 8 लेनी थी, जो कि यहाँ पे है 5, ठीक है। तो देखो भाई ये है रिमाइंडर, जब 5 ने 8 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 3, तो रिमाइंडर कॉन्ग्रुएंट होगा ए के अंडर मोडुलो एन, मोडुलो जो भी है जिससे डिवाइड कर रहे थे वही मोडुलो होता है 5 के। तो अब आप देख सकते हो ये वाली बात, इसको प्रूव करने के लिए कि जो मोडुलो होता है वो डिवाइड करता है इन दोनों के डिफरेंस को, तो डिवाइड कर दिया, तो ये बात ठीक है। तो कहने का मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं कि जब ए एन को मोडुलो को डिवाइड करता है तो जो रिमाइंडर आता है उसके कॉन्ग्रुएंट होता है, या रिमाइंडर को ऐसे लिख सकते हो, रिमाइंडर कॉन्ग्रुएंट टू ए मोडुलो एन, ठीक है। ये लिख रखा ना, कब, जब एन डिवाइड्स ए माइनस आर, जब एन डिवाइड्स ए माइनस आर, जब एन डिवाइड्स ए माइनस आर, ठीक है। ये वाली बोलो भाई, समझ में आई? तो जिस नंबर अगर ए मोडुलो एन को डिवाइड करता है तो आर जो रिमाइंडर बचेगा उसके कॉन्ग्रुएंस होगा। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट था चौथा। 5वां इंपॉर्टेंट रिजल्ट देख लेते हैं। इफ n greater than 1 is a natural number and a is an integer, a modulo n is the remainder or 0, जो रिमाइंडर है वो 0 से बड़ा है और n से छोटा है, obtained a is divided by n। अर्थात क्या है, देखिए भाई इस कहानी का मतलब क्या है, n तो 1 से बड़ा लेना है, ये तो बात फिक्स हो गई, ठीक है। n क्या लेना है, 1 से बड़ा लेना है, ठीक है, एक नेचुरल नंबर लेना है, और a कोई भी इंटीजर है तो हम लिखते हैं a मोडुलो n। तो ये किसके बराबर होगा, ये उसके रिमाइंडर के बराबर होगा। देखो मतलब a मोडुलो n किसके बराबर होगा, रिमाइंडर के। तो 2 10 को डिवाइड करता है, तो आप कहोगे सर 2 10 को डिवाइड करता है पूरा, तो रिमाइंडर कितना आया, 0, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि क्या -17 मोडुलो 5 किसके इक्वल होगा,
तो 5 17 को डिवाइड करता है, तो आप कहोगे सर करता है। 5 17 को डिवाइड, कितना रिमाइंडर बचाएगा? आप 2 मत कह देना, ठीक है। कितना रिमाइंडर बचाएगा? देखो 17। हमें जो रिमाइंडर बचाना होता है, अगर आप 3 पे लेके जाओगे तो कितने हो जाएगा? 5 से 15, ठीक है। हमें रिमाइंडर माइनस में नहीं प्लस में बचाना होता है, तो हम किस पे चले जाते हैं? मान लो 5 से -4 पे मैं चला जाता हूँ, 5 चौक -20 पे, और ये रिमाइंडर आपका कितना आ गया? 3। रिमाइंडर आ गया 3, यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि a मोडुलो n किसके बराबर लिख सकता हूँ? उसके रिमाइंडर के। a मोडुलो n किसके बराबर लिख सकता हूँ? उसके रिमाइंडर के। अब 2 10 को पूरा भाग करता है तो रिमाइंडर 0 आया। अब 17 पूरा भाग नहीं, 5 जो है 17 को पूरा भाग नहीं करता, तो जो भी रिमाइंडर आया उसके बराबर लिख, ठीक है। ओके, अब आगे देखते हैं। जैसे इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं, ऐसे ही कॉन्ग्रुएंस क्लासेस निकालते हैं। देखिए, फाइंड सॉल्यूशन ऑफ 3x congruent to 1 modulo 5 when n is equal to 5। देखिए वो क्या कह रहा है? 3x congruent to 1 modulo 5। 3x जो है वो 1 के कॉन्ग्रुएंस है अंडर मोडुलो 5 के, ठीक है। तो वो जानना चाहता है इसका सॉल्यूशन बताओ, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? x की वैल्यू किस चीज के लिए ये प्रूव होगा? दिख रहा है। अब ऑप्शन, वैसे तो ऑप्शन पुट करके निकाल लोगे। से मान लो 2 है, 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5, 6 में से 1 गया 5, इन दोनों के डिफरेंस को 5 डिवाइड कर रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं। देखिए भाई, अब बात क्या है कि इसके सॉल्यूशन हो कितने सकते हैं? जितना, जिसे आप डिवाइड करने वाले हो 5, तो 5 से डिवाइड करने वाले हो तो इसके रिमाइंडर कितने होंगे? 5 से छोटे होंगे। मतलब आपका रिमाइंडर 0 भी हो सकता है जब पूरा भाग जाएगा, 5 से 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी। 5 रिमाइंडर नहीं हो सकता क्योंकि फिर से 0 आ जाएगा। 6 नहीं हो सकता क्योंकि 1 आ जाएगा फिर से रिमाइंडर, ठीक है। तो इस तरह से चीजें चलती है। तो ये सॉल्यूशंस अवेलेबल है। अब इनमें से कौन सा सॉल्यूशन अवेलेबल है, ये बाय कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। बाकी सारी जितना भी चीजें कराई हैं, इन रिजल्ट्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आता है, उसको आप बहुत आसानी से डे 1 की प्रैक्टिस में देख पाओगे, ठीक है। तो देखो मेरे दोस्त, x बराबर है 0, तो इस कंडीशन में x की बराबर 0 रख दिया, तो 3x की वैल्यू कितनी आ गई? 0। और 0 कॉन्ग्रुएंट है 0 के अंडर मोडुलो 5। 0 कॉन्ग्रुएंट है 0 के, तो भाई क्योंकि अब यहाँ पे मैंने 1 लिखा है, ठीक है, यहाँ पे मैंने 1 लिखा है। अब इसके अकॉर्डिंग हम लेके चल रहे हैं ना, ठीक है। इसको, इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। अब ये आ गया 3x की वैल्यू कितनी? 0 मोडुलो 5। b की वैल्यू कौन सी आएगी भाई? जो इसके होगी 0 - 0। क्या जो 5 है वो 0 - 0 मतलब 0 को डिवाइड करता है? तो आप कहोगे सर करता है, हर एक नंबर 0 को डिवाइड करता है, ठीक है। फिर x की जगह 1 रखा तो कितना आया? 3x बराबर है 3 मोडुलो 5। ये वैल्यू निकालनी है, तो मतलब 0 के केस में 0 लग दी, 3 के केस में 3 लिख दो। कब तक लिख सकते हो? सेम, जब तक रिमाइंडर की बात चल रही है तब तक। अगर रिमाइंडर से बड़ा नंबर आएगा तो नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। तो 3 कॉन्ग्रुएंट टू 3 मोडुलो लिख सकते हो, क्योंकि 3 - 3 0 और 0 को डिवाइड कर सकता है मोडुलो 5। x की वैल्यू 2 रखी, तो 3x की वैल्यू 6। अब यहाँ पे मैंने 6 नहीं रखा, क्योंकि वैसे तो 6 कॉन्ग्रुएंट टू 6 मोडुलो 5 है, ठीक है। बट अब बात वही आ गई, 6 के लिए हमें एक और नंबर मिल गया जो ऊपर वाला केस था। 6 - 1 बोले तो 5, और 5 मोडुलो 5 मतलब 5 5 को डिवाइड करता है। ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई, ठीक है। 3 रख दिया भाई, 3x बराबर है 9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इस 5 के अकॉर्डिंग 4 आया, इस 5 की वजह से 1 आया, इस 5 की वजह से 3 आया, इस 5 की वजह से 0 आ रहा है। ये जो नंबर आ रहे हैं वो इनकी वजह से आ रहे हैं। इसको देख के यहाँ से ये नंबर निकाला जा रहा है, ठीक है। इसको देख के यहाँ से वो नंबर निकाला जा रहा है। 5 9 को डिवाइड करवाना है, तो 5 9 में से 5 गए 4, तो इस तरीके से हम निकाल पा रहे हैं इसको। इसमें से ये निकाला, 6 में से 5 गया, 1 निकाला, ठीक है। अब इसमें जब छोटे थे तो हमें कोई दिक्कत करने की बात थी नहीं। अब जैसे x की वैल्यू 4 है, तो 4 × 12, ठीक है, तो 12 बराबर है। अब इससे देखो 5 12 को 5 से भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2। तो मैंने रिमाइंडर को यहाँ लिख दिया।
तो रिमाइंडर को आप लिख सकते हो, 9 को जब 5 से डिवाइड करते हो तो यहाँ रिमाइंडर लिख सकते हो, क्योंकि ऊपर वाला रिजल्ट ही यही कहता था कि आप यहाँ पे रिमाइंडर लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है जो इसको सेटिस्फाई करता है? तो एक ही है, वो है ये वाले। ठीक है, यही एक ऐसा सॉल्यूशन है 3x = 6, ये 6 माइनस 1 5 मोडुलो 5 के। क्योंकि अगर इसकी जगह आपने 0 रखा, 3 रखा, 9 रखा या 12 रखा तो सेटिस्फाई नहीं करा पाओगे, क्योंकि जैसे 12 माइनस 1 11, तो 11 5 जो है वो 11 को डिवाइड नहीं करता। आपने रखा 9, तो आपने रख दिया मान लो 9 में से 1 गया 8, 5 8 को डिवाइड नहीं करता, 3 नहीं करता, तो इस तरह से नहीं करते। जो करता है सिर्फ यही सॉल्यूशन है 6 आप रख दो, 6 कॉन्ग्रुएंस टू 6 हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस टू 1 मोडुलो 5 के अंदर ये हो जाएगा। 6 माइनस 1 5, 5 को डिवाइड करता है, ये वाली बात। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो सॉल्यूशन किसी भी कॉन्ग्रुएंसी का। ठीक है, वैसे तो ऑप्शनों से टिक होते हैं मेरे दोस्त, ये चीजें ऑप्शनों से हिट होती है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज व्हाट? नेक्स्ट वन इज पीएमआई। देखो ये 11th का टॉपिक है तो ज्यादा दे रखा है, डेफिनेशन में बता देता हूँ, एक एग्जांपल दे देता हूँ, बट ज्यादा डीप में हम जाएंगे नहीं, क्योंकि इसमें इसके जो क्वेश्चंस है पीएमआई के, जैसे हम बचपन से सीखते हैं, 11वीं क्लास में हमने सीखा है, 11वीं क्लास के अंदर प्रूव करो कि भाई एक एन नोट नंबर ले लो, उसके लिए के लिए सच मान लो, के के लिए प्रूव कर दो, k+1 के लिए प्रूव कर दो, तो ऐसा मान लेते हैं। व्हाट इज पीएमआई? पहले तो समझ लेते हैं पीएमआई होता, मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या, प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन समझ लेते हैं, बस वो एक मैं कंसेप्ट समझा देता हूँ। और पीएमआई आप 11वीं क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो। ठीक है, तो देखो पीएमआई क्या होता है, मतलब पीएमआई में हम ऐसे फॉर्मूलेज को प्रूव करते हैं, ऐसे फॉर्मूलेज को प्रूव करते हैं, जैसे कि सम ऑफ नेचुरल नंबर है, क्या है, n × n + 1/2, इसको हम पीएमआई से प्रूव करते हैं। जैसे कि मान लो, ठीक है, एग्जांपल लेके, अब सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर है, 1 का स्क्वायर जमा 2 का स्क्वायर जमा 3 का स्क्वायर बराबर होगा n × n + 1 × 2n + 1/6 के। तो वो चीजें हम एक के लिए सच मान के चलते हैं, और k+1 के लिए हम प्रूव कर देते हैं उस चीज को, तो वो सबके लिए प्रूव हो जाती है। देसी भाषा में अगर लेमन लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं कि कोई एक बहुत बड़ा सेट है, एलिमेंट्स है उसमें बहुत सारे, उसमें से मैंने एक छोटा सा सेट लिया, उस छोटे से सेट के लिए मैंने वो स्टेटमेंट प्रूव कर दी, तो उस बड़े सेट को भी मान लिया जाएगा। ठीक है, मतलब अगर मैंने k+1 के लिए कोई कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, तो वो सबके लिए सेटिस्फाई करेगी, ये मान लिया जाएगा। ठीक है, अब एग्जांपल के लिए आप ले सकते हो सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर, क्यूब का सम कर लो, किसी भी तरह का जो भी फॉर्मूला है, उन फॉर्मूलों को हम इसकी सहायता से मदद कर सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में प्रूव करना आएगा नहीं, तो मैं वो चीजें सिखा ही नहीं रहा। ठीक है, अच्छा एक नॉर्मल एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, देख, ये एग्जांपल मैंने आपको दे दिए हैं। ठीक है, अब मान लो कि आप एक दुकानदार के पास गए, और दुकानदार के पास ना एनवलप लेने आप दुकानदार के पास गए, तो दुकानदार के पास जो बंडल के अंदर रखे हुए थे खुले पड़े नहीं थे, और वो होलसेल का विक्रेता था, तो वो बेचना ही नहीं चाहता था कि भाई खुले में। ठीक है, तो आप गए, उसके जो बंडल थे, 2 बंडल थे, एक बंडल में 5 एनवलप थे, 2 तरह के बंडल थे, एक छोटा बंडल एक बड़ा बंडल, छोटे बंडल के अंदर 5 एनवलप थे, बड़े बंडल के अंदर 12 एनवलप थे। तो आप गए, आपने कहा कि मुझे 12 एनवलप दे दो, तो उसने एक बड़ा बंडल उठा दिया। तो आपका छोटा भाई गया, उसने कहा कि मुझे 5 एनवलप दे दो, उसने एक छोटा बंडल उठा दिया। ठीक है, अब आप दोनों के बीच में एक और भाई है, वो बीच वाले मंझले भैया गए, ठीक है, उसने कहा मुझे 7 एनवलप दे दो, दुकानदार ने उसको मना कर दिया, बोला भाई मैं तो छुट्टी नहीं दूंगा। ठीक है, बोला अच्छा, तो अब फिर उन्होंने एक
अपने पिताजी के पास गए तीनों, और पिताजी को बोला कि भाई ये गए, इसने जितने मांगे वो भी दुकानदार ने दे दिए, छोटे ने जितने मांगे वो भी दुकानदार ने दे दिए, बट मैंने जितने मांगे वो दुकानदार ने नहीं दिए। अब पिताजी ने सोचा कि भाई अब इसका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाया जाए, ऐसे तो बच्चे का कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। तो उसने ये कहा कि ऐसा कर, दुकान पे जा और 44 इससे बड़ा कोई भी नंबर बोल दे, ठीक है, वो तेरे को दे देगा, ठीक है। तो उसने बोला अच्छा अब ज्यादा भी मिल रहे हैं, चलो ले जाते हैं। तो उसने कहा कि मुझे 44 एनवलप दे दो, ठीक है। तो जब उसने 44 एनवलप कहा तो उसने 12 के 2 और 5 के 4 बंडल दे दिए, 44, ठीक है। तो उसने कहा नहीं नहीं 44 नहीं चाहिए, मुझे 45 दे दो, ठीक है। तो उसने 5 के 9 बंडल दे दिए। तो उसने बोला नहीं 45 नहीं, मुझे 46 दे दो। तो उसने 5 के 2 और 12 के 3 दे दिए। तो उसने फिर कोई भी नंबर लिया तो वो सबके लिए वो चीज प्रूव हो गई, ठीक है। तो हमें वो एक नंबर हमें एक नंबर लेके चलना पड़ता है कि इस नंबर के लिए हम सही मान के चलेंगे, और उसके वो नंबर और उसमें एक जोड़ के अगर उन दोनों के लिए मतलब 44 और 45 के लिए मैं प्रूव कर दूं तो वो सबके लिए प्रूव हो जाए, इस तरह की चीजें। बट बात क्या है कि वो सबके लिए प्रूव होनी चाहिए। जैसे नेचुरल नंबर है, अब नेचुरल नंबर का जो फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1, अब यहाँ पे आप 1 रखोगे तो 1 गुणा 1 जमा 1 बटे 2, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया 1, जो सम ऑफ 1 तो 1 ही है, ठीक है। 2 रखोगे तो 2 और 1 3, 3 दूनी 6 बटा 2, वापिस 3 आ गया, पहले 2। अब फर्स्ट 2 बोलना पड़ेगा, ठीक है। वो आप ये नहीं कह सकते कि इंडिविजुअल, ध्यान से सुनना, आप इंडिविजुअल नेचुरल नंबर का सम नहीं निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से, है ना। आप कहोगे मुझे इंडिविजुअल 2 का सम चाहिए, एक नंबर है 2, इसका सम, भाई 2 का सम क्या, इस फॉर्मूले से थोड़ी ना, 2 का सम का मतलब क्या, 2 का सम 2, ठीक है। बट ये फर्स्ट 2 का निकाल सकते हो आप इस फॉर्मूले से ना, फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर्स का सम, फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स का सम, हर एक खाली इंडिविजुअल के लिए नहीं, ठीक है। तो मतलब हमें एक नंबर डिफाइन सोचना होता है कि जिसके बाद वो चीजें ना सब पे लागू हो जाए, और यही है एक सिंपल लैंग्वेज में, देसी लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में पीएमआई की हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन कि इसमें एक स्टेटमेंट हम मानेंगे। डेफिनेशन में मैंने लिख दिया है ऊपर कि एक बता देता हूं क्या है पीएमआई, कि हम एक स्टेटमेंट मानेंगे। मान लीजिए कोई एक पी स्टेटमेंट है, तो वो किसी एक एन नोट नंबर, एन नोट कुछ भी हो सकता है, कि वो किसी एक एन नोट नंबर के लिए ट्रू है, ये बात हम मानेंगे, ठीक है। और इफ p इज ट्रू फॉर सम पार्टिकुलर इंटीजर नंबर k, जो कि एक और नंबर मैंने ले लिया, वही स्टेटमेंट, ठीक है, वो उस एन नोट के ही या उससे बड़ा कोई नंबर हो k, उसके लिए अगर ट्रू है और k+1 के लिए हम प्रूव कर दें तो फिर वो सबके लिए प्रूव हो जाएगी। ये कहता है, मैं जुकाम हो गया, ठीक है। तो भाई देखो, तो पीएमआई समझ में आ रहा है। तो इस तरह की चीजें हैं पीएमआई, ये आपको करना है। इतना ज्यादा आपके प्रूव वाली चीजें हैं, तो प्रूव वाली में पूरे एग्जाम इनको प्रूव करा के कोई फायदा होगा नहीं। हाँ, कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको अगर कुछ क्वेश्चन चाहिए हैं तो वो आप 11वीं की क्लास की बुक से पीएमआई के कुछ प्रूव वाले क्वेश्चंस नहीं करने हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, ठीक है। आप पीएमआई की बिल्कुल बेसिक देख लेना, आप कहोगे मैं भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। और आप भी देख सकते हो, मान लो आपके पास आरडी शर्मा है 11वीं की, तो पीएमआई के चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहां से ले लेना, ठीक है। और या आपके पास जो भी हो प्रूव करने वाले क्वेश्चन नहीं, शो डेट दिस, प्रूव डेट दिस, ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो वहां से आप प्रैक्टिस इस चीज की कर पाओगे, क्योंकि कॉलेज वाली बुक में जो मैंने आपसे शेयर करी है वो उसमें वो वाला टॉपिक नहीं है, तो ये वाला आपको करना है, तो वहां से आप कर लो, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए होता क्या है समझा दिया, एक स्टेटमेंट लेंगे, वो किसी एक नंबर के लिए ट्रू मान लेंगे, और उसी नंबर या उससे बड़े किसी नंबर के लिए हम मान लेंगे, उसके लिए भी ट्रू मान लेंगे, और उसमें से एक बड़े नंबर के लिए हम प्रूव करेंगे। आप समझ जाओगे जब प्रैक्टिस करो, ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ओके।
तो इसी के साथ आपकी जो एलजेब्रा का टॉपिक है, इसमें 4 यूनिट थी, चारों हमने कंप्लीट कर ली है। रो एक्लेन ऑफ मैट्रिक्स जो चौथी यूनिट है वो हम पहले ही कवर कर चुके हैं लीनियर अलजेब्रा में। तीसरी जो आपकी यूनिट थी वो इक्विवेलेंस रिलेशन की थी, जो मैं आपको डे 28 में भी और डे फंक्शन की थी, उसमें रिलेशन था, उसमें फंक्शन था, उसके अंदर इक्विवेलेंस रिलेशन था, इक्विवेलेंस क्लासेस थी, वो कंपोजिशन, वो सारी चीजें मैं पहले ही आपको पढ़ा चुका हूँ, अच्छे से समझा चुका हूँ रिलेशन और फंक्शन वाले चैप्टर में, तो वो आप जरूर देख लीजिएगा। और सेकंड यूनिट थी बेसिक नंबर थ्योरी, वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, और पहली यूनिट भी हम कंप्लीट कर चुके हैं अलजेब्रा की। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन हमने पढ़ ली थी। ठीक है, तो डी मोवरे थ्योरम और ये आपका चैप्टर था, कंप्लीट हुआ। अब आगे हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल मॉडल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना और अपने परिवार दोनों का ख्याल रखिए, खाते पीते रहिए, और फिर मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।